हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सबका आज के इस क्लास में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी। एरिक्सन ने दी थी साइको सोशल थ्योरी, तो उसके क्या क्या स्टेजेस हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। और एरिक्सन कौन थे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनकी थ्योरी की, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। और इसके जो मेरिट्स और डिमेरिट्स होंगे वो मैं नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ में। और जो नाइट सेशन आप लोगों का चलता है, मैं आप लोगों का 10 PM पे क्लास लेती हूँ, लाइव क्लास। तो उसमें आप लोगों की CDP की क्लास चल रही है। CDP की क्लास वो सभी बच्चों के लिए जो टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लस जो बच्चे B.Ed कर रहे हैं और B.Ed फर्स्ट ईयर में उनके पास में सब्जेक्ट होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से उनके पास सब्जेक्ट होता है। तो वो बच्चे भी उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वो उनका बेस है। अगर वो अच्छे से समझ में आ गए तो प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छे से होगी। और प्लस जो बच्चे KVS DSSS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासेस उनको आप ज़रूर अटेंड करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग करते रहें। तो अभी जैसे कि JTET के फॉर्म अभी भरे गए हैं, तो JTET के जो बच्चे हैं वो भी उनके लिए वो क्लास है, उसको वो अटेंड करें, उसमें अपने CDP की प्रिपरेशन करें। और पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। तो उस पर जाकर आप अपने पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, ये आप लोगों की एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। तो इसके स्टेजेस करने से पहले थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, बाकी मैंने आप लोगों के साथ में डिटेल में शेयर कराई है। तो देखिए, मैं इसमें फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया गया है, एरिक एरिक्सन डेवलप्ड वन ऑफ द पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि जो एरिक एरिक्सन है उन्होंने क्या बहुत ही फेमस थ्योरी इन्होंने एक ईजाद की है, इन्होंने एक थ्योरी बनाई है। और ये थ्योरी इनकी बहुत ही फेमस रही है, साइको सोशल थ्योरी, जो कि हमारे क्या है, एक बच्चे की मनोस्थिति के बारे में बताती है, एक इंसान की मनोस्थिति के बारे में बताती है। While this theory was impacted by psychoanalyst Sigmund Freud work। तो देखिए, सेगमेंट फ्राइड की जो थ्योरी है साइकोसेक्सुअल थ्योरी है इन लोगों इनकी, तो उसी से इंस्पायर्ड है एरिक एरिक्सन की थ्योरी साइको सोशल। एरिक्सन थ्योरी सेंटर्ड एज अ साइको सोशल डेवलपमेंट रेदर देन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो एरिक्सन की थ्योरी है वो किसको सेंटर करती है, वो साइको सोशल डेवलपमेंट को सेंटर करती है रेदर देन साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। क्योंकि साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी किसकी है, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है वो। Erickson's theory described the impact of social experience across the whole life span। तो देखिए, लाइफ स्पेन का मतलब क्या हो गया, पूरी जीवन भर। तो जीवन भर एक जो इंसान जो सोशल एक्सपीरियंस करता है, सामाजिक अनुभव लेता है, उसी को क्या है एरिक्सन की थ्योरी ने डिस्क्राइब किया है 8 स्टेजेस में। तो 8 स्टेजेस इन्होंने दी हैं। नेक्स्ट है इसमें, एरिक्सन वॉज इंटरेस्टेड इन हाउ सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स प्लेड अ रोल इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग। यानी कि जो एरिक्सन थे वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है, हम सामाजिक रूप से जो लोगों के साथ मिलते हैं और जो रिलेशनशिप बनाते हैं, उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ पर कितना जो इम्पोर्टेंट है भूमिका रहती है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और किस तरीके से जो ह्यूमन लाइफ है, इंसानी जीवन होता है, उसके ऊपर वो असर डालती है। नेक्स्ट है, एरिक्सन थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन वॉट इज़ नोन एज द एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। तो जो एरिक्सन की थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, वो एपिजेनेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल क्या है कि आप जेनेटिक वे में जब आप जन्म लेते हैं तभी से क्या है, आप एक सोसाइटी के अंदर रहना शुरू करते हैं। तो क्या है, एक जेनेटिक पॉइंट है जहाँ पे क्या है, ग्रोथ जो है वो सीक्वेंस में चल रही है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। तो ये सारी स्टेजेस इन्होंने दी हैं, बर्थ टिल डेथ, पूरा इन्होंने स्टेजेस के बारे में बताया है कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग ग्रोथ करते हैं। तो यही है, सेम चीज़ है। द प्रिंसिपल सजेस्ट दैट द पीपल ग्रो इन अ सीक्वेंस दैट अकर्स ओवर टाइम एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्ज कम्युनिटी। यानी कि ये जो प्रिंसिपल है सजेस्ट करता है कि जो एक लार्ज कम्युनिटी में पीपल अपने आप को ग्रो करते हैं और ये एक सीक्वेंस में चलता है और ये टाइम के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है ना। ये और ये जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा वैसे वैसे ये स्टेजेस भी चलती रहती हैं अलग अलग वे पे।
और ये जो 8 स्टेजेस है यही हमें दर्शाती हैं जो हम पढ़ेंगे। और देखिए क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल चलती है क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देखते हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी देखते हैं, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं कि मतलब उनको पास इंग्लिश में इतना होता नहीं है, या उनको लगता है कि बहुत ईजी होगा इसमें, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसलिए क्लासेस बाइलिंगुअल ही आप लोगों की चलेंगी आगे भी। और जो मैंने प्रीवियस जो मैंने बनाए हैं जितने भी वीडियो सब बाइलिंगुअल हैं, तो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो देखिए इसमें आपकी एरिक्सन की स्टेजेस दी गई हैं, एरिक्सन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जो इनके चरण है विकास के, तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। और ये जो स्टेज होती है आपकी इन्फेंसी स्टेज होती है, यानी कि छोटे बच्चे की जो अवस्था होती है ये होती है फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ्स, यानी कि जन्म से लेकर 18 महीने तक की। और जो इसका बेसिक वर्च्यू है, बेसिक वर्च्यू क्या है इसमें, होप है, यानी कि बच्चे को क्या मिलती है, होप मिलती है, एक आशा मिलती है। अगर इसको सक्सेसफुल कर लिया जाता है, स्टेज को सक्सेसफुली आप पहुंच जाते हैं इस स्टेज पर, तो इसको हम बोलते हैं कि क्या बेसिक वर्च्यू मिला, हमें होप मिली है। नेक्स्ट इसमें स्टेज 2 है। स्टेज 2 आप लोगों की आती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, तो इसको हम बोलेंगे स्वतंत्रता बनाम संदेह, स्वायत्तता बनाम लज्जा या शक। ये जो स्टेज होती है आपकी टोडलर ईयर्स फ्रॉम 18 मंथ्स टू 3 ईयर्स, यानी कि 18 महीने से 3 महीने की अवस्था ये रहती है आप लोगों की। और इसका बेसिक वर्च्यू क्या है, हमारा विल पावर है, ठीक है ना। बेसिक वर्च्यू का मतलब हो गया बुनियादी गुण है इसका, कि अगर आपने ये स्टेज अच्छे से कर ली है तो इसका जो बेसिक गुण आप लोगों को मिलेगा, बुनियादी गुण मिलेगा, वो विल पावर आप लोगों को मिलेगी। विल पावर क्या होती है, इच्छा शक्ति होती है। नेक्स्ट है इसमें स्टेज 3 इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, तो यह है पहल बनाम दोष। और ये जो अवस्था होती है आप लोगों की प्री स्कूल ईयर्स फ्रॉम 3 to 5, यानी कि 3 से 5 साल की जो एज है वो आप लोगों की किस में आ रही है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में आ रही है। उसका बेसिक वर्च्यू आपका पर्पस रहेगा, और अभी इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में स्टेज 4 है हमारी। स्टेज 4 में आप लोगों का इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, तो परिश्रम बनाम हीनता या उद्यमिता बनाम हीन भावना भी इसको बोला जाता है। जो इसकी एज रहती है वो रहती है आप लोगों की मिडिल स्कूल फ्रॉम 6 to 11, यानी कि 6 से 11 साल की जो एज आप लोगों की रहेगी वो किस में रहेगी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी में रहेगी। बेसिक वर्च्यू इसका आप लोगों को मिलेगा कॉन्फिडेंस, यानी कि बुनियादी गुण क्या है इसका, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट आता है स्टेज 5। स्टेज 5 है आप लोगों का आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। तो इसमें जो ईगो आइडेंटिटी भी इसको बोला जाता है, इसलिए इसको हिंदी में अहम पहचान है। तो इसको क्या है, इसकी जो एज रहेगी टीन ईयर्स फ्रॉम 12 to 18, तो जो 12 से 18 साल की एज या 19 साल की एज होती है वो हमारी क्या है, स्टेज 5 मानी जाती है। और इसका बेसिक वर्च्यू हमारा फेडिलिटी है। तो इसका जो यानी बुनियादी गुण क्या माना जा रहा है, फेडिलिटी माना जा रहा है। नेक्स्ट है इसमें स्टेज 6। स्टेज 6 है हमारा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, घनिष्ठता बनाम अलगाव। और इसकी जो एज है आप लोगों की यंग अडल्ट ईयर्स फ्रॉम 18 to 40 ईयर्स, तो 18 या 19 साल से लेकर 40 साल तक की जो एज रहती है आप लोगों की इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की रहती है। इसका बेसिक वर्च्यू लव रहता है। नेक्स्ट है इसमें स्टेज 7। स्टेज 7 में जो आपकी स्टेज है वह है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, उत्पादकता बनाम निष्क्रियता या जननात्मकता बनाम स्थिरता भी इसको बोला जाता है। इसकी जो एज रहेगी वो मिडिल एज फ्रॉम 40 to 65 ईयर्स रहेगी। बेसिक वर्च्यू इसमें आप लोगों का केयर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है इसमें स्टेज 8। स्टेज 8 के अंदर आपका रहेगा इंटीग्रिटी वर्सेस डिसपेयर, तो डिस्पेयर को इसको हम बोलते हैं ईमानदारी बनाम निराशा या संपूर्णता बनाम निराशा। तो ये जो एज आप लोगों की रहेगी ओल्डर अडल्टहुड फ्रॉम 65 to डेथ तक रहता है आप लोगों का, यानी कि जब इंसान बूढ़ा होता है ना, 65 की एज ओल्ड एज होती है, और जब तक डेथ उसकी नहीं होती तब तक ये एज आप लोगों की स्टेज 8 मानी जाती है। इसका बेसिक वर्च्यू होता है विजडम। अब इनको एक एक स्टेज को हम जानेंगे कि बेसिकली है क्या। तो इसमें सबसे पहले हमारा स्टेज 1 आ जाता है। स्टेज 1 है हमारा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास, जिसकी एज हमारी बर्थ टू 18 मंथ्स रहती है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं हम। देखिए तो इसका फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरिक्सन्स
theory of psychosocial development occurs between birth and 18 months of age and is the most fundamental stage in life। यानी कि जो बिल्कुल ये बेसिक एज है, बेसिक स्टेज है, ये जो आपकी एरिक्सन की थ्योरी की स्टेजेस हैं, तो उसके अंदर क्या है, बिल्कुल फंडामेंटल स्टेज ये माना जाता है लाइफ का कि सबसे बुनियादी स्टेज है ये। और इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, इसको क्या है, जो हम ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट बोल रहे हैं, ये एज जो है इसकी बर्थ से लेकर 18 मंथ तक की रहती है। यानी बच्चा जब जन्म ले रहा है तब से 18 साल तक की एज ये आप लोगों की रहती है। दिस स्टेज सेंटर्स अराउंड द infant's basic needs being met by the parents and this interaction leads to trust or mistrust। यानी ये जो स्टेज है ये किसको सेंटर कर रही है, एक जो बच्चे की बेसिक नीड्स हैं, और बेसिक नीड्स किसके द्वारा पूरी होती हैं, पेरेंट्स के द्वारा पूरी होती हैं या जो भी उसके गार्जियंस होते हैं उनके द्वारा पूरी होती है। और उन्हीं से जो इंटरेक्ट करके जो बच्चा है ट्रस्ट या मिसट्रस्ट गेन करता है। At this point in development, the child is dependent upon adults, caregivers for everything they need to survive, including food, love, warmth, safety and nurturing। यानी कि ये जो स्टेज का पॉइंट है, फर्स्ट स्टेज है, इसके अंदर जो बच्चा है वो पूरे तरीके से डिपेंडेंट है अपने केयर गिवर्स पर, जो उसको, और केयर गिवर्स जो उसके पेरेंट्स हैं या फिर जो भी गार्जियंस हैं उनके ऊपर डिपेंड है कि वो उसको फूड देंगे, लव देंगे, जो उनको प्यार है, एहसास है, नर्चरिंग, उनकी देखभाल करेंगे यानी, और उनको एक सुरक्षा की भावना देंगे। तो ये सारी ज़रूरतें उसको किससे मिल रही हैं, अपने केयर गिवर से मिल रही हैं। अगर इस स्टेज पे वो नहीं मिल पाता है केयर गिवर, तो क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम मान सकते हैं। छोटा बच्चा जो होता है, जन्म ले आया उसने और वो 1.5 साल तक का है, तो वो क्या डिपेंडेंट है आप पे कि आप उसको खाना खिला रहे हैं, आप उसको दूध पिला रहे हैं और आप उसको चलना सिखा रहे हैं। हर चीज़ पे आपके ऊपर डिपेंड है, एक से एक, है ना। और वो जैसे पोटी कर देता है वो, तो उसकी पोटी भी आप लोग साफ़ कर रहे हैं। तो जो भी चीज़, हर एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं ना A to Z, जितना भी चीज़ें आप कर रहे हैं, अगर वो केयर गिवर नहीं करेगा तो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेज में 2 हमें कंडीशन दी गई है, ट्रस्ट भी है, मिसट्रस्ट भी है। यानी कि अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हैं तो वो ट्रस्ट है, अगर नहीं करेंगे तो मिसट्रस्ट है। तो वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। इफ़ अ केयर गिवर फेल्स टू प्रोवाइड एडिकेट केयर एंड लव, द चाइल्ड विल कम टू फील दैट दे कैन नॉट ट्रस्ट और डिपेंडेंट अपॉन द एडल्ट इन देयर लाइफ। यानी कि अगर एक केयर गिवर ये फेल हो जाता है और वो प्यार और बच्चों को केयर नहीं दे पाता है, उसकी देखभाल नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को क्या फील होगा कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। वो बच्चा है ना, आपने देखा होगा घर में 10 लोग होते हैं तो जरूरी है कि बच्चा 10 लोगों के पास चला जाए, है ना। कई ऐसा भी इंसान होता है जिसके पास बच्चा नहीं जाता है बिल्कुल भी, चाहे वो उसको जानता है, देखता है, तब भी नहीं जाता है। उसको क्या है, उसको या मम्मी चाहिए या पापा चाहिए, क्योंकि उसको उनके ऊपर वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है। अ लैक ऑफ द ट्रस्ट विल लीड टू मिसट्रस्ट। और ये जो ट्रस्ट की कमी हो जाती है, उसी से बच्चा किसकी तरफ चला जाता है, मिसट्रस्ट की तरफ चला जाता है, अविश्वास की तरफ चला जाता है। और इसका बेसिक वर्च्यू क्या है, यानी कि बुनियादी गुण क्या है, होप यानी भरोसा या आशा। यानी कि छोटे बच्चे को भरोसा है कि जो उसके केयर गिवर हैं वो उसको खाना भी देंगे और उसकी देखभाल भी कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो उनको देखकर रोना शुरू कर देगा। यानी कि क्या हो गया, निराशा उसके अंदर आ गई है। उसको क्या है कि मिसट्रस्ट हो गया, विश्वास हो गया कि नहीं, ये मेरे को नहीं देगा खाना और मेरे को परेशान करेगा कुछ, ठीक है ना। इस तरीके से करके बच्चे के अंदर फीलिंग आ जाती है। तो इसको आप ध्यान रखिए, जो एज है इसकी बर्थ टू 18 मंथ्स है। तो ये फर्स्ट स्टेज है एरिक्सन की। सेकंड स्टेज की हम बात कर लेते हैं, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। स्वतंत्रता बनाम संदेह, स्वायत्ता बनाम लज्जा या शक। और ये टोटलर ईयर्स फ्रॉम 18 मंथ्स टू 3 ईयर्स की आप लोगों की एज रहती है। तो 18 महीने से लेकर 3 साल तक है, यानी 1.5 साल से 3 साल तक के बच्चे की है स्टेज है, जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, चलने लगता है ना। बच्चे को आप ट्रेनिंग देना शुरू करते हो खुद से खाने की, कि खुद से खाओ, इस तरीके से किसी चीज़ को पकड़ने की। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, इस स्टेज के अंदर आप लोगों की आ जाती है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है, द सेकेंड स्टेज ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट टेक्स
place during early childhood and is focused on children developing a greater sense of personal control. एग्जाम्पल है यहाँ पे पॉटी ट्रेनिंग। तो यानी कि जो सेकंड स्टेज है एरिक्सन की थ्योरी की, वो कौन सी स्टेज है हमारी, ये वाली जो स्टेज है जिसके अंदर क्या है कि बच्चे क्या कर रहा है, अर्ली चाइल्डहुड से स्टार्ट हो रही है और फोकस किया जा रहा है कि जो बच्चा है उसके अंदर पर्सनल कंट्रोल आ जाए। जैसे कि पोटी है, बच्चा सुसु पोटी करने से पहले आपको बताएगा, है ना। तो अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट फील नहीं कर पाएगा, वो डिपेंडेंट ही रहेगा कि कोई वो पोटी कर देगा, कोई उसको साफ कर देगा। तो ये एक जो पर्सनल कंट्रोल है ये बच्चे के अंदर इस स्टेज के अंदर आता है। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, बॉडी ट्रेनिंग ये एक तरीके से एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे बच्चे का खुद से खाना, जैसे आप बच्चे को स्पून पकड़ना सिखाते हैं कि लोग खुद से लेके खाओ, मुंह तक लाओ, तो ये सब भी क्या, ये ट्रेनिंग है बच्चे की। नेक्स्ट इसके अंदर है आपका दिस इज इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट। तो इसमें क्या है कि बच्चे को क्या है, इंडिपेंडेंसी मिल रही है, स्वतंत्रता मिल रही है, कि विचारों की स्वतंत्रता मिल रही है। अब देखिए छोटा बच्चा है, यहाँ पे बात हो रही है 1.5 से 3 साल का बच्चा, तो उसके अंदर कितनी स्वतंत्रता होगी, उसके अंदर बेसिकली स्वतंत्रता है कि मैं जो हूँ मैं कर सकता हूँ कुछ, है ना। बच्चा जिद भी करता है, कुछ चीज़ मांगता है तो उस पर रोता भी है। तो ये क्या इंडिपेंडेंसी और थॉट है कि बच्चा खुद से अपना सोचने लगता है। At this point in development, children are just starting to gain a little independence। और इस स्टेज पे बच्चों को क्या है, थोड़ी थोड़ी इंडिपेंडेंस मिलने लगती है कि हाँ वो खुद से चीज़ें कर सकते हैं। पहले तो हमने क्या था, हम ही बच्चों को संभाल रहे थे, बच्चों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हम उनको क्या है, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट बने। जैसे कि बच्चों को हम सीढ़ी चढ़ना भी सिखाते हैं कि पेरेंट्स पीछे खड़े हो जाते हैं और बच्चे को आगे पुश करते हैं कि वो सीढ़ी चढ़ जाए। तो ये क्या है कि वो थोड़ा थोड़ा लिटिल इंडिपेंडेंस वो गेन करने लगते हैं बच्चे। नेक्स्ट आ जाता है इसमें पॉइंट आप लोगों का, इंडिपेंडेंस डज नॉट मीन दैट द चिल्ड्रन शुड बी गिवन अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम। यानी कि इंडिपेंडेंस का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि बच्चे को आपने बिल्कुल अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम दे दी है, बिल्कुल ही आज़ादी दे दी कि अब जो मर्जी करे, जो मर्जी चाहे, जहाँ मर्जी खड़ा हो, है ना, जो मर्जी खाए, चाहे वो मिट्टी खा रहा है, चाहे वो खाना खा रहा है, जो मर्जी करता रहे। तो ऐसी हमने फ्रीडम नहीं दी है अनरिस्ट्रिक्टेड। वो बच्चे जो हैं वो मदर फादर या जो भी गार्जियंस हैं उनके ऑब्जर्वेशन में ही वो काम को करते हैं। दिस फ्रीडम मीन्स अलाउइंग चिल्ड्रन टू डू देयर टास्क इंडिपेंडेंटली। और इस फ्रीडम का क्या मतलब है कि जो बच्चे हैं वो अपना टास्क खुद से कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि वो अपना टास्क खुद से करें, यानी कि उनको हम काम करना सिखाते हैं। जैसे खुद की पॉटी उनको साफ करना सिखाते हैं, खाना हम सिखाते हैं, पेंसिल पकड़ना भी हम कोशिश करते हैं बच्चा पेंसिल पकड़ ले, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है 3 साल तक के बच्चे की। और 3 साल तक का बच्चा क्या है, स्कूल में एडमिशन ले लेता है, उसको हम स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं, बल्कि 2 से 3 साल के बच्चे को हम प्री स्कूल में भी भेज देते हैं कि वहाँ पर वो एक्टिविटी कर पाए। तो उसके लिए क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चा है वो इंडिपेंडेंट बने, अपनी चीज़ों को बता पाए। अगर उसे भूख लग रही है तो बता पाए, उसे अगर प्यास लगी है तो बता पाए, अगर उसको सुसु पोटी आ रहा है तो भी वो बता पाए। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर स्टार्टिंग टू परफॉर्म बेसिक एक्शन ऑन देयर ऑन एंड मेक सिंपल डिसीजंस अबाउट व्हाट दे प्रेफर। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं अपने जो बेसिक एक्शन है वो खुद से करने लगते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया खाना पानी सुसु पॉटी, तो वो क्या है खुद से करने लगते हैं। एंड मेक सिंपल डिसीजंस अबाउट व्हाट दे प्रेफर, और जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं वो भी वो करने लगते हैं। छोटे डिसीजन कैसे कि जैसे कि ड्रेस है, 4 ड्रेसेस रखी हैं, बच्चे ने उसमें चूज़ कर ली और उसको तो वही पहननी है, रेड कलर वाली, उसको नहीं पहननी, पिंक नहीं पहननी, ब्लैक नहीं पहननी, वाइट नहीं पहननी, उसने तो रेड निकाल ली बच्चे ने कि मुझे तो यही पहननी है। तो ये क्या है कि उसने अपनी जो डिसीजन है एक तरीके से प्रेफर किया है कि मुझे तो यही ड्रेस पहननी है ना। तो ये चीज़ बच्चों के अंदर आने लगती है। By allowing kids to make choices and gain control, parents and caregivers can help children develop a sense of autonomy। तो जब हम बच्चों को चॉइस करने देते हैं और उनको कंट्रोल करने देते हैं अपनी चीज़ों पर, तो हम इसमें क्या है कि पेरेंट्स और केयर गिवर्स क्या है बच्चों को हेल्प करते हैं कि वो ऑटोनॉमी ले सके, स्वायत्ता कर सके, यानी कि अपने काम खुद से कर सकें। यानी कि मान लीजिए अगर बच्चा ड्रेस के लिए रो रहा है, अगर उसने 4 ड्रेसेस में से अभी मैंने एग्जांपल लिया, रेड वाली ड्रेस उसने पसंद कर ली और वो उसको चाहिए ही चाहिए, तो ऐसा नहीं कि पेरेंट्स उसको वो एक थप्पड़ लगा के साइड कर दे कि नहीं बैठो ये वाली नहीं पहननी। अगर बच्चा वो ड्रेस पहनना चाहता है तो पहनना, तो उसमें क्या जा रहा है ना। अगर किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें भी सोचना चाहिए कि क्या वो ज़रूरी है, अगर हम करने दें तो
अगर जैसे कि बच्चा है, अगर वो ड्रेस पहनना चाहता है, अगर हम उसे पहनने दें तो क्या उसके अंदर है, तो हम उसको ड्रेस पहनने दे सकते हैं, तो वो पहन सकता है। वो अगर स्कूल टाइम है, स्कूल ड्रेस पहननी है, उस टाइम पे अगर बच्चा जिद करे तो आप वहाँ पे बता सकते हैं बच्चे को कि अभी स्कूल टाइम है, स्कूल की ड्रेस पहननी है। अगर वो उसको रैंडमली वो ड्रेस पहनना चाहते हैं तो आप उसको रोकेंगे नहीं, है ना। तभी तो बच्चे के अंदर क्या आ पाएगी, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी आ पाएगी, जब आप उसको कंट्रोल करने देंगे, खुद की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर खुद से करने देंगे और उसको जो चॉइसेस हैं वो भी उसको बनाने देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, चिल्ड्रन डेवलप द सेंस ऑफ शेम व्हेन पेरेंट्स डोंट अलाउ देम टू डू अ टास्क ड्यू टू बीइंग टू यंग और स्मॉल, or parents accomplish themselves that task, or parents have such expectations from children which are beyond their ability। यानी कि जब बच्चे अपनी ये जो सेंस डेवलप कर रहे होते हैं, अपना खुद से इंडिपेंडेंट हो रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर पेरेंट्स उनको अलाउ ना करें कि नहीं वो खुद से टास्क नहीं कर सकते, खुद से खा नहीं सकते, खुद से पॉटी नहीं करनी, या तुम्हारी पॉटी जो है मम्मा साफ़ कर देंगी या नैनी साफ़ कर देगी, या जो भी आपने दाई रखी होंगी वो कर देंगी, तो उसमें क्या है कि बच्चे के अंदर सेंस ऑफ शेम की बनी रहती है। कि बच्चे के अंदर क्या है कि एक होता है ना, शर्म का भाव बना रहता है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए स्कूल में बच्चे को आप भेज रहे हैं और बच्चा खुद पे इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर, और जबकि बाकी के बच्चे क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो उसको कैसा फील होगा जब उसे सूसू पोटी आएगी, वो बता ही नहीं पाएगा कि मुझे सूसू पोटी आई है या कुछ है, तो क्यों, और उससे क्या होगा, उसको शेम फील होगा, उसको हीन भावना उसके अंदर आएगी, है ना। इसलिए जो पेरेंट्स हैं उनको क्या है, बच्चों के काम उनको करने देने चाहिए, और उनका ऐसा नहीं है कि खुद ही सारे काम कर लें। ये हम नॉर्मली भी बच्चों को, जो पेरेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं, क्योंकि बहुत से जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं बच्चे, पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो सुनता नहीं है, काम नहीं करता है, कुछ इसको कुछ भी बोले बैठा रहता है, छोटे बच्चों के लिए। तो उनको यही बोला जाता है कि आप स्टार्टिंग से ही बच्चों को उनके काम करने दें, नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दो, तो थोड़ी देर बाद वो खुद से करेगा उस चीज़ को। तो इस तरीके से बच्चे को ट्रेन किया जाता है। तो आप रेदर देन कि खुद आप उसको कर दो सारी चीज़ें, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए। और कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपने बच्चे को ट्रेनिंग तो दे दी कि है ना, क्या कहते हैं, खाना खुद से खा रहा है, स्पून पकड़ के खा रहा है, या आपने सूसू पोटी भी वो चलो कर लेता है खुद से। अब आपने एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ये रख ली कि वो स्कूल भी खुद से आ चला जाए, है ना, यानी कि स्कूल खुद से जा रहा है, खुद से आ रहा है, अपना बैग बना रहा है, अपना तैयार हो रहा है, यानी कि सारी चीज़ें खुद से कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, बियॉन्ड देयर एबिलिटी हो गया वो, कि उनकी जो योग्यता है उससे भी आप ऊपर आप सोच रहे हो कि बच्चा कर लेगा। तो इस स्थिति में भी बच्चे के अंदर क्या है, हीन भावना आने लगती है, उसके अंदर शेम की जो फीलिंग होती है वो आने लगती है। नेक्स्ट है इसमें, चिल्ड्रन हु स्ट्रगल एंड हु आर शेम्ड फॉर देयर एक्सीडेंट्स मे बी लेफ्ट विदाउट अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल। यानी कि जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं, या जो इन बच्चों को किसी भी तरीके से, हो सकता है कोई दुर्घटना घटी हो और इस किसी घटना की वजह से उनके अंदर हीन भावना उनके अंदर आ गई हो, तो इस अवस्था में उनके पास क्या है, पर्सनल कंट्रोल नहीं रहता है, वो खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। जैसे कहीं पे भी सूसू कर दिया, कहीं पे भी पोटी कर दी है उन्होंने, है ना, और अगर भूख लगी है तो वो मांग ही नहीं पा रहे हैं खाना, तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। तो ये पर्सनल कंट्रोल बच्चों के ऊपर नहीं रहता है। नेक्स्ट है इसमें, सक्सेस ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट लीड्स टू फीलिंग्स ऑफ ऑटोनॉमी। यानी कि जब बच्चा सक्सेस हो जाता है इस स्टेज के अंदर, वो सारी चीज़, उसको सेल्फ कंट्रोल आ गया है ना, तो क्या होगा बच्चे के अंदर की फीलिंग आएगी ऑटोनॉमी की, स्वायत्तता की फीलिंग। और ऑटोनॉमी की फीलिंग क्या होती है कि हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस में कि खुद से कर सकता हूँ, ये खुद की एक शक्ति, आत्मबल बच्चे के अंदर आता है। एंड फेलियर रिजल्ट्स इन फीलिंग ऑफ शेम, सेल्फ डाउट एंड पावरलेसनेस। और जो अगर फेलियर हो जाता है, बच्चा पर्सनल कंट्रोल नहीं कर पाता है, चीज़ें खुद से नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर क्या है, शेम की फीलिंग रहती है, सेल्फ डाउट रहता है उसको कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, और पावरलेसनेस, वो खुद को समझता है कि उसके अंदर शक्ति ही नहीं है करने की इसको। बट जब बच्चा इस चीज़ को कर लेता है, इस स्टेज को बहुत अच्छे से कर लेता है, तो उसका बेसिक वर्च्यू उसको क्या मिलता है, उसका जो बुनियादी गुण उसको मिलता है विल पावर। यानी इसको हम संकल्प भी बोलते हैं, शक्ति भी बोलते हैं, और आत्मबल भी बोलते हैं हम, कि जो बच्चे का आत्मबल है वो अच्छा होता है, आत्मशक्ति उसकी अच्छी होती है, उसके अंदर ये चीज़ आता है कि हाँ ठीक है, मैं इसको कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस है।
जैसे कि मान लीजिए अभी हमने पॉटी ट्रेनिंग की बात की कि उसको एक आंटी या जैसे स्कूल में होती हैं दाइयाँ, वो कहती है चलो तुम्हें पॉटी करवा दो, कहते हैं नहीं मैं खुद से कर लूँगा, मुझे आती है। तो ये क्या है, ये भी तो विल पावर है ना बच्चे की, कि हाँ कि वो कह रहा है कि मैं खुद से कर लूँगा, ठीक है ना। तो ये सेकेंड स्टेज हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आ जाती है आपकी थर्ड स्टेज, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम दोष। तो इसको हम देख लेते हैं। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है ये आप लोगों का पहल बनाम दोष, और इसकी जो अवस्था है वो प्री स्कूल ईयर्स फ्रॉम 3 to 5 रहती है। यानी कि जो प्री स्कूल ईयर्स बच्चों के होते हैं 3 से 5 साल के, वो इसमें माना जाता है। आप लोगों का मान के चलिए जो बच्चा केजी में होता है, ठीक है, तो केजी तक के बच्चे की यहाँ बात हो रही है। तो द थर्ड स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स, प्ले एज। यानी थर्ड स्टेज जो है साइको सोशल डेवलपमेंट की, वो किस में आती है, वो प्री स्कूल ईयर्स में आती है, जिसको हम प्ले एज भी बोलते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में प्ले एज भी लिखा आ सकता है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ प्ले, तो या फिर प्ले एज, तो आपको पता होना चाहिए 3 to 5 years. At this point in psychosocial development, children begin to assert their power and control over the world through directing play and other social interaction. और ये जो देखिए ये जो स्टेज है आप लोगों की साइको सोशल डेवलपमेंट की, इसमें क्या है, जो बच्चा है खुद के अंदर क्या है, पावर एंड कंट्रोल लेने लगता है, समझने लगता है इसको। जैसे कि एक एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं डायरेक्टिंग प्ले। जैसे कि बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं और उसमें वो क्या डायरेक्ट कर रहा है कि ये कैसे कैसे खेलना है। जैसे सिंपल सा भी एक गेम है, मान लीजिए कि उसको 4 स्लिप्स बनानी है, उन स्लिप्स में नाम लिखे, तो वो बता रहा है कि बच्चों को कि तुम्हें इसको स्लिप्स बनानी है, इसमें नाम लिखने, ये नाम लिखना और ऐसे फेंकोगे, यानी कि इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो किस तरीके से उसको काम करना है ना। तो ये क्या है, एक पावर एंड कंट्रोल है, यानी कि उसको समझ है इस चीज़ की, इनिशिएटिव भी ले रहा है वो उस चीज़ का। एंड अदर सोशल इंटरेक्शन के अंदर क्या है, जितने भी वो उसके सोशल इंटरेक्शन, जैसे पेरेंट्स के साथ में इंटरेक्शन है, टीचर्स के साथ है, उसके पीयर्स के साथ में इंटरेक्शन है, वो जो है उसमें वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, अच्छे से बात कर पा रहा है, यानी कि उसको कहीं पे भी गिल्ट फील नहीं हो रहा है या कहीं पे भी उसको शेम नहीं महसूस हो रहा है, शर्म नहीं आ रही। वो क्या है, अपना जो भी काम है वो अच्छा इनिशिएटिव लेके पूरा कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, चिल्ड्रन हु आर सक्सेसफुल एट दिस स्टेज फील कैपेबल एंड एबल टू लीड अदर्स। यानी जो बच्चे इस स्टेज के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनको क्या है, वो कैपेबल हो जाते हैं कि वो दूसरों को लीड कर सकते हैं। जैसे कि अपने पीयर ग्रुप में अपने बच्चे, जैसे 10 बच्चे हैं तो उसमें क्या है, वो लीड कर पा रहे हैं, वो बता पा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन बता पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं, कैप्टन बन रहे हैं अपनी टीम का, वो हेड बन रहे हैं। तो ये क्या है, वो सक्सेसफुल है इस स्टेज के अंदर। Those who fail to acquire these skills are left with a sense of guilt, self-doubt and lack of initiative. और जो बच्चे इस स्टेज को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वो क्या है कि वो इसको या फिर इसको एक्वायर नहीं कर पाते हैं, तो उनके अंदर क्या है, एक सेंस ऑफ गिल्ट रह जाता है और सेल्फ डाउट रह जाता है कि मैं पता नहीं ये चीज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या मैं नहीं कर पाऊँगा। या 10 बच्चे जैसे होते हैं, अगर उनसे टीचर कुछ पूछ रही है तो उसमें से 1-2 बच्चे ही कुछ बोल पाते हैं, बाकी सब चुप बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन 2 बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम इसका आंसर आता है, हम इसका जवाब दे सकते हैं। बाकी के बच्चों में क्या है, लैक ऑफ इनिशिएटिव है कि वो आगे बढ़कर वो काम को नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो ये क्या है आप लोगों का इसके अंदर आता है। क्योंकि अगर बच्चा उस चीज़ को नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर वो चीज़ सेल्फ डाउट और गिल्ट बना हुआ है। जो इसका बेसिक वर्च्यू रहेगा वो रहेगा पर्पस, उद्देश्य या प्रयोजन, बुनियादी गुण है ये इसका। तो इसके बुनियादी गुण में भी देखिए छोटा सा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। The major theme of the third stage of psychosocial development is that children need to begin asserting control and power over the environment. यानी कि जो बेसिक थीम है इस थर्ड स्टेज की वो क्या है कि जो बच्चा है उसको खुद पे तो देखिए कंट्रोल होता ही है, होना ही चाहिए, साथ में जो इन्वायरमेंट है उस पे की पावर को समझकर भी उसके ऊपर भी कंट्रोल उसका होना चाहिए। सक्सेस इन दिस स्टेज लीड्स टू अ सेंस ऑफ पर्पस। और अगर ये स्टेज आपने अच्छे से सक्सेस कर ली, इसमें सफलता पा ली, तो आपको किस चीज़ की सेंस मिलेगी, आपको पर्पस की सेंस मिलेगी, यानी उद्देश्य या प्रयोजन। आपको किसी भी चीज़ का उद्देश्य समझ में आ जाता है, क्योंकि उद्देश्य समझ में आएगा आपको तभी आप उसको क्या कर पाएंगे, डायरेक्ट कर पाएंगे। यानी कि अगर एक खेल भी आप खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो उसका भी आपको क्या पता होना चाहिए, पर्पस पता होना चाहिए, उद्देश्य पता होना चाहिए, तभी आप उसको डायरेक्ट कर पाएंगे। तो ये इसका बेसिक वर्च्यू है। नेक्स्ट आपकी स्टेज 4 आ जाती है। स्टेज 4 देख लेते हैं।
स्टेज 4 है आप लोगों की इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता, उद्यमता बनाम हीन भावना। तो इसके अंदर क्या है, देखिए परिश्रम बनाम हीनता का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मिडिल स्कूल ईयर्स की एज है ये 6 to 11 ईयर्स, यानी 6 से 11 साल तक का बच्चा। इसको मान के चलिए आप फर्स्ट से लेके 5th या 6th तक का जो बच्चा होता है वो इस स्टेज के अंदर आ गया आपका। The fourth psychosocial stage takes place during the early school years from approximately age 6 to 11। यानी ये जो फोर्थ स्टेज है इसमें ये स्कूल ईयर्स की एज होती है आप लोगों की, और ये आपकी लगभग 6 से 11 साल तक की रहती है। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न प्राइमरी स्किल्स ऑफ कल्चर थ्रू द फॉर्मल एजुकेशन। और इस स्टेज में बच्चा क्या है, जो कल्चरल स्किल्स है वो सीखता है, सांस्कृतिक योग्यताएं सीखता है, किसके थ्रू, फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा के जरिए। नेक्स्ट इसके अंदर आप लोगों का चिल्ड्रन आर एट द स्टेज वेयर दे विल बी लर्निंग टू रीड एंड राइट, टू डू सम्स, टू मेक थिंग्स ऑन देयर ओन। यानी कि वो स्टेज है जिसमें बच्चे क्या है, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, वो सम्स करना सीखते हैं, कैलकुलेशंस करना सीखते हैं, और चीज़ों को खुद से करना सीखते हैं, बनाना सीखते हैं। जैसे कि अगर कोई मॉडल बच्चे को आपने बनाने के लिए दे दिया, कोई चार्ट बच्चे को बनाने के लिए आपने दे दिया, कोई एक्टिविटी दे दी, तो वो क्या है, बच्चे खुद से करते हैं। टीचर बिगिन टू टेक एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द चाइल्ड्स लाइफ एज दे टीच द चाइल्ड स्पेसिफिक स्किल्स। और टीचर का भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि वो बच्चों को क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक स्किल्स सिखा रही होती हैं, जो कि विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, बच्चों को खुद से करना सिखाती हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर चिल्ड्रन हु आर इनकरेज्ड एंड कमांडेड बाय पेरेंट्स and their teachers develop a fields of competency and believe in their skills. Those who receive little or no encouragement from parents, teacher or peers will doubt their abilities to be successful। यानी कि जो बच्चे हैं जिनको क्या है, टीचर या पेरेंट्स के द्वारा इनकरेज किया जा रहा है कि हाँ वो चीज़ें कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, नई नई एक्टिविटीज़ उनको दिए जाते हैं, तो उनके अंदर क्या है, कॉम्पिटेंसी और जो बिलीफ होता है खुद के योग्यताओं पर, वो उसके अंदर आता है कि हाँ मैं इस चीज़ों को कर सकता हूँ, कंप्लीट कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है। दोज हु रिसीव लिटिल और नो इंकरेजमेंट फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, यानी कि जो बच्चे जिनको अपने पेरेंट्स या टीचर से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है या इंकरेजमेंट नहीं मिलता है, अपने साथियों से उनको इंकरेजमेंट नहीं मिलता है, तो उनको क्या है, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, अपनी योग्यताएं हैं, उन पर उनको हमेशा डाउट रहता है कि मैं वो सक्सेसफुली कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या सफलता पा सकता हूँ या नहीं पा सकता हूँ। नेक्स्ट, चिल्ड्रन नीड टू कॉप विद न्यू सोशल एंड एकेडमिक डिमांड्स। तो बच्चों को क्या है कि जो भी नई सोशल और एकेडमिक डिमांड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उनके साथ क्या है, कोप करना होता है, मिलकर रहना होता है, उनको समझना पड़ता है। और अगर वो इसमें सक्सेस कर लेते हैं तो सक्सेस लीड्स टू अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी वाइल फेलियर रिजल्ट इन फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी। तो जो अगर वो सक्सेस पा लेते हैं तो उनके अंदर कौन सी भावना आएगी, कॉम्पिटेंसी की भावना आएगी। और अगर उनको फेलियर मिलता है, अगर वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके अंदर इन्फीरियरिटी की भावना आएगी, कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं हीनता उनके अंदर बना रहेगा। और इसका बेसिक वर्च्यू जो आप लोगों का रहता है, बुनियादी गुण, वो कॉम्पिटेंसी रहता है। कॉम्पिटेंसी को हिंदी में हम बोलते हैं क्षमता या संपन्नता, कि वो सक्षम हो चुके हैं किसी चीज़ को करने में। इसके बाद आ जाती है आपकी स्टेज 5। स्टेज 5 है आप लोगों की आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो इसको हम बोलते हैं अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। तो अहम पहचान यहाँ पे मतलब क्या है, ईगो का, कि खुद की पहचान, और भूमिका संभ्रांति जहाँ पे आपको अपनी जो भूमिका है उसकी क्या है, कन्फ्यूजन रहता है अपने काम की, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये एक संभ्रांति बनी रहती है, कन्फ्यूजन बना रहता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये जो एज रहती है आपकी टीन ईयर्स फ्रॉम 12 to 19 and 20, यानी कि जो 12 से 19 या 20 साल तक की एज है आप लोगों की, टीन एज जो मानी जाती है वो ये आप लोगों की एज रहती है। द 5th स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। और ये जो स्टेज है आप लोगों की 5th स्टेज, ये क्या है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। दिस स्टेज रेंजेस फ्रॉम 12 ईयर्स टू 19 to 20 ईयर्स। इस स्टेज की देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका, दिस स्टेज प्लेज एन एसेंशियल रोल इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी विच विल कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड डेवलपमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ अ पर्सनल लाइफ। तो इसमें क्या है कि जो आप
ये जो स्टेज है किसी भी इंसान की, एक बच्चे की, यहाँ पर बात हो रही है आपका 12 से 20 साल का जो बच्चा है उसकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी एज में क्या है, बच्चा पर्सनल आइडेंटिटी लेता है, खुद को पहचानता है, खुद को पहचानने की कोशिश करता है। जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट्स हैं इसी एज में होते हैं, फिजिकल चेंजेस जो होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में, तो उनको समझ में आता है कि क्या हमारे अंदर चेंजेस हैं, क्या क्यों हम डिफरेंट हैं। इसके अलावा जो बच्चों की चॉइसेस हैं वो भी चेंज होती हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से पर्सनल आइडेंटिटी है, जो पा रहे हैं, खुद को जान रहे हैं कि हमारा क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं। और ये स्टेज अगर सही से चलती है आप लोगों की, अगर इसमें सक्सेस होते हैं आप लोग, तो क्या है, आपका जो इन्फ्लुएंस होता है, जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल आपने सीख लिया, पर्सनल आइडेंटिटी आप लोग जान रहे हैं, तो इसी से क्या है, आप लोगों की जो बाकी की लाइफ है उस पर भी असर पड़ता है। आपका जो बिहेवियर है, आपका डेवलपमेंट है क्या है, उन सब पर आपका असर देखने के लिए मिलेगा। और ये आप लोगों का लाइफ टाइम तक कंटिन्यू रहता है, क्योंकि ये जो स्टेजेस हैं ये लाइफ टाइम तक चल रही हैं। तो जो हमने फर्स्ट स्टेज पा ली है उसी को हम कंटिन्यू करते करते नेक्स्ट स्टेजेस पर आ रहे हैं। दिस इज़ अ मेजर स्टेज इन डेवलपमेंट वेयर द चाइल्ड हैज़ टू लर्न द रोल ही विल ऑक्यूपाई एज एन एडल्ट। और इसमें क्या है, ये बहुत ही मेजर स्टेज है डेवलपमेंट की, जिसके अंदर बच्चा है वो सीख लेता है कि उसको क्या है, अब एक एडल्ट की तरह बिहेव करना है, या एक एडल्ट का रोल उसको मिलने वाला है कि एक बड़ा इंसान। एक तो होता है कि बच्चा कुछ भी कर रहा है उसकी गलतियों को भी माफ़ किया जाए, तो जब एक एडल्ट होता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो ये जो है भावना बच्चे के अंदर आने लगती है। It is during this stage that adolescents will re-examine his identity and trying to find out exactly who he or she is. तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज के दौरान जो एडोलेसेंट्स होते हैं, किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं, वो खुद को एग्जामिन करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश करते हैं कि हम एक्चुअल में क्या हैं और हम किस तरीके से क्या चीज़ें करना चाहते हैं। वो खुद की पहचान एक तरीके से सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल मैं ऑक्यूपेशन ले लेती हूँ कि किसी बच्चे को टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है, किसी को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, किसी को कबड्डी खेलना अच्छा लगता है, तो क्या कहेगा कि मैं बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहता हूँ, मैं खुद को बैडमिंटन प्लेयर हूँ मैं एक, है ना। तो बच्चे खुद को क्या है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है एरिक्सन सजेस्ट दैट टू आइडेंटिटीज आर इन्वॉल्व, सेक्शुअल एंड ऑक्यूपेशनल। तो एरिक्सन सजेस्ट करते हैं, उनका कहना है कि जब बच्चा खुद की पहचान कर रहा होता है तो उसमें टू आइडेंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। उन टू आइडेंटिटीज़ में क्या है, सेक्शुअल एंड ऑक्यूपेशनल। जो अभी मैंने आपको बताया कि पहले तो बच्चा खुद के बारे में जानना लगता है जब फिजिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर, कि बॉयज़ क्या हैं, गर्ल्स क्या हैं। उनको पहले तो क्या होता है, बच्चे खुद को इतना डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं जब तक उनके अंदर फिजिकल चेंजेस नहीं आते, वो सबको एक जैसा मानते हैं। बट जब वो चेंजेस आने लगते हैं तो उनको समझ में आने लगता है कि गर्ल्स के अंदर क्या चेंजेस है, बॉयज़ के अंदर क्या चेंजेस है। तो इनको सेक्शुअल आइडेंटिटी बच्चों को पता लगने लगती है। साथ में ही ऑक्यूपेशनल, यानी कि जो भी वो आगे जाके काम करना चाहते हैं उससे जुड़ी जो उनकी आइडेंटिटी है वो भी उनको समझ में आने लगता है कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर उनको ये समझ में नहीं आया है कि उनको क्या करना है लाइफ में आगे जाके, या अपनी सेक्शुअल आइडेंटिटी को लेकर वो क्लियर नहीं है, तो ये चीज़ उनको जाके आगे रोल कन्फ्यूजन देती है, उनको आगे परेशानी देती है, जिसमें कि क्या है, उनको खुद को नहीं समझ में आता कि उनका रोल एक्चुअल में है क्या सोसाइटी के अंदर। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू यू वर्च्यू ऑफ फिडिलिटी। और ये जो स्टेज है किस चीज़ को लीड करती है, फिडिलिटी को लीड करती है। फिडिलिटी इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू कमिट वंस सेल्फ टू अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टिंग अदर्स इवन व्हेन दे मे हैव आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो फिडिलिटी में का मतलब क्या होगा, फिडिलिटी इन्वॉल्व करती है, यानी इसके अंदर जुड़ा होता है कि जो लोग हैं दूसरों को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं उनको। चाहे उनको, देखिए, किसी को एक्सेप्ट करने का मतलब है हर एक तरीके से एक्सेप्ट करना। हो सकता है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हों, यानी कि आपका जो सोच है वो अलग है, दूसरों की सोच अलग है, फिर भी आप उनको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसी एक्सेप्टेंसी को, दूसरों की एक्सेप्टेंसी को इन्होंने क्या बोला है, फिडिलिटी बोला है। कि आप क्या है, आपके अंदर निष्ठा आती है दूसरों के अंदर। फिडिलिटी का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो निष्ठा होता है। तो आपके अंदर क्या है, निष्ठा है दूसरों के साथ रहने की, मिलकर रहने की, और खुद को समझने की, खुद की आइडेंटिटी
खुद को पहचान करके आप देखिए, जब आप खुद को पहचान करें तो तभी आपको समझ में आता है कि आपको कैसे सोसाइटी में रहना है, किस तरीके के लोगों को आप लोगों को पसंद है, और जो लोग होंगे वो भी अलग अलग तरीके होंगे, तो उनको आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो अगर आप इस स्टेज को सक्सेसफुली पा लेते हैं, आप इस स्टेज को पार करने में सफलता मिलती है आपको, तो आपको क्या मिलता है, आपको फिडिलिटी मिलती है। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका टीन्स नीड टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड पर्सनल आइडेंटिटी, यानी जो बच्चे होते हैं इस एज में उनको ज़रूरत होती है कि वो क्या है, खुद की पहचान करें, खुद को जाने, खुद का विकास करें। सक्सेस लीड्स टू एन एबिलिटी टू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आप सक्सेस पा लेते हैं इसमें तो आपको क्या मिलेगा कि आप खुद के प्रति क्या रहेंगे, सच्चे रहेंगे, ट्रू रहेंगे। वाइल फेलियर्स लीड टू रोल कन्फ्यूजन एंड अ वीक सेंस ऑफ सेल्फ। और अगर आप फेलियर हुए तो आपको क्या होगा, रोल कन्फ्यूजन रहेगा, आपको अपनी रोल भूमिका नहीं पता होगी कि क्या है, और आप अपने लिए क्या है, वीक रहेंगे, ठीक है ना, जैसे कि डिसीजन ना ले पाना। एरिक्सन लेटर रिप्लेस द टर्म रोल कन्फ्यूजन विद आइडेंटिटी डिफ्यूजन, बोथ टर्म्स मीन द सेम। एरिक्सन ने देखिए जो रोल कन्फ्यूजन दिया है अपनी स्टेज में, इनको बाद में इन्होंने रिप्लेस कर दिया, किससे, आइडेंटिटी डिफ्यूजन से रिप्लेस कर दिया, पर दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है। नेक्स्ट इसमें देखिए आइडेंटिटी का मीनिंग दिया हुआ है। व्हाट इज आइडेंटिटी? तो एरिक्सन बिलीव दैट ईच स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट। एरिक्सन का मानना है कि साइकोसोशल डेवलपमेंट की हर एक स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ही प्लेस अ पर्टिकुलर एम्फोसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ईगो आइडेंटिटी, और उन्होंने जो बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है किस चीज़ पे, डेवलपमेंट पे, ईगो आइडेंटिटी पे जोर दिया है, अहम पहचान पे जोर दिया है। अब ईगो आइडेंटिटी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें क्या है, खुद की पहचान की, खुद को जानना कि आप क्या हो। नेक्स्ट देखिए, ego identity is the conscious sense of self that we develop through social interaction and become a central focus during the identity versus confusion stage ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। तो जो ईगो आइडेंटिटी की हमने बात की तो वो क्या है, इज़ द कॉन्शियस सेंस है ऑफ सेल्फ, यानी कि खुद को जानना, कि आपने पूरे तरीके से खुद को जान लिया कि आप क्या हैं। दैट वी डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन, और ये कैसे हम जानते हैं, जब हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, उससे से हमें पता चल रहा है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, खुद को हमने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, लोगों को हमने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, हमारे अंदर कंट्रोल कितना है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है, सोशल इंटरेक्शन से ही पता चलती है। और इसका जो बेसिक वर्च्यू है वो क्या रहेगा, आपका फिडिलिटी रहेगा। फिडिलिटी का मतलब आप लोगों का रहेगा निष्ठा, विश्वस्तता या वफादारी। नेक्स्ट स्टेज हमारी रहती है स्टेज 6, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, घनिष्ठता बनाम अलगाव। तो ये देखिए जो है आपकी एज रहती है यंग एडल्ट ईयर्स, इसमें रहता है फ्रॉम 19 और 20 to 40 ईयर्स। तो 20 से 40 साल की उम्र जो है आप लोगों की इसके अंदर आती है। द 6th स्टेज कॉन्टीन्यूस फ्रॉम 20 to 30 और 40 ईयर्स। ये जो स्टेज है आप लोगों की 20 से 30 या 40 साल तक की मानी जाती है, तो इसको हम 40 साल तक लेके चलते हैं। इन दिस स्टेज आफ्टर गेटिंग मैरिड अ पर्सन एंटर्स हिज एन अर्ली फैमिली लाइफ, और इस स्टेज के में आकर जो आदमी है, इंसान है, वो शादी करता है और एज अ पर्सन वो अपनी एक फैमिली स्टार्ट करता है। एरिक्सन बिलीव्ड इट इज़ वाइटल दैट पीपल डेवलप क्लोज कमिटेड रिलेशनशिप विद अदर पीपल। तो जो एरिक्सन है उनका मानना है कि ये क्या है, ये एक तरीके से निश्चित और ज़रूरी है यहाँ पे कि जो लोग हैं वो क्या रिलेशनशिप बनाते हैं और उसके अंदर रहते हैं। ये इस स्टेज का जो है महत्वपूर्ण गुण है ये, ठीक है ना, कमिटमेंट। In this stage, he is in reality ready to establish social, sexual, intimate relationship with others। यानी कि ये जो स्टेज है इसके अंदर जो पर्सन है वो क्या है, रियलिटी के अंदर है, वो जो रियल चीज़ें उनको एक्सेप्ट करता है, वो अपनी जो सोसाइटी है, सोशल हो रहा है लोगों को, तो हर तरीके से वो रेडी है कि वो लोगों से मिलने के लिए रेडी है, अपने जो सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के लिए वो रेडी है, इंटीमेट होने के लिए वो रेडी है, ठीक ना, तभी वो मैरिड लाइफ अपनी इंजॉय कर पाएंगे।
A person also establishes his relationship with himself and develop a healthy personality. और जो पर्सन है देखिए दूसरों के साथ तो रिलेशनशिप बना ही रहा है, साथ में खुद के साथ भी एक उसकी हेल्दी रिलेशनशिप होती है, क्योंकि अगर हेल्दी रिलेशनशिप खुद से होगी, आप खुद को अच्छे से पहचान लोगे, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी हेल्दी होगी और इसी से आपकी एक हेल्दी पर्सनैलिटी एक जो स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास होता है. यंग एडल्ट्स नीड टू फॉर्म इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल. जो यंग एडल्ट्स हैं, जो हम एज की बात करें 20 to 40 ईयर्स की, ये क्या है, इनको ज़रूरत होती है कि वो लोगों के साथ इंटीमेट हो, लव रिलेशनशिप बनाए, लोगों के साथ मिलकर रहें, उनका ध्यान रखें. और जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, उनको सक्सेस मिलती है, तो सक्सेस लीड्स टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. तो अगर जो सक्सेस है उससे उनको क्या मिलता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मिलते हैं, जो उनके रिश्ते होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं. और अगर फेलियर होता है तो फेलियर रिजल्ट इन लोनलीनेस एंड आइसोलेशन. तो जो फेलियर अगर हो जाता है तो इंसान क्या रहता है, अकेला रहता है फिर, क्योंकि ना वो इंटीमेट नहीं है, वो किसी के साथ में रिलेशन उसने नहीं बनाया हुआ है, वो अकेले रहता है, अकेले खाता है, अकेले पीता है. तो आइसोलेशन इसके अंदर हो गया है यहाँ पर. और जब इंसान के अंदर आइसोलेशन होगा तो क्या होगा, व्हेन आइसोलेशन इंक्रीजेज अ पर्सन डेवलप्स एंटी सोशल बिहेवियर और साइकोपैथिक बिहेवियर. और आइसोलेशन के अंदर जब इंसान अकेला हो जाता है तो उसको क्या इंक्रीज होता है, उसके अंदर एंटी सोशल बिहेवियर आने लगता है, यानी कि वो फिर किसी के साथ मिलकर बात नहीं कर सकता, किसी के साथ मिलकर बैठ नहीं सकता, अपनी बात नहीं रख सकता, दूसरे की सुन भी नहीं सकता है. और उसका जो बिहेवियर है कैसा हो जाता है, साइकोपैथिक बिहेवियर हो जाता है, यानी मनोरोगी व्यवहार, यानी कि वो मानसिक तौर पर सोच समझ के फिर नहीं बोलता है, उसको लगता है कुछ भी बोल दो किसी को, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो बोल के चला जाएगा. अब इसका बेसिक वर्च्यू क्या रहेगा, इसका बेसिक वर्च्यू आप लोगों का रहेगा लव, प्रेम. ठीक है ना, प्रेम प्रीति, क्योंकि अगर आपने सक्सेस पा ली तो आपको क्या है, लव मिलता है, प्रेम मिलता है दूसरों का भी और दूसरों से भी, आप भी देते हैं और दूसरे भी आपको देते हैं. नेक्स्ट स्टेज आ जाती है आपकी स्टेज 7, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन. उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, या जिसको हम बोलते हैं जननात्मकता बनाम स्थिरता. और ये जो रहती है आपकी मिडिल एज फ्रॉम 40 to 65 की रहती है, यानी 40 से 65 साल की जो एज होगी आप लोगों की, इसके अंदर आएगी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन के अंदर. तो जनरेटिविटी को जान लेते हैं क्या है ये. जनरेटिविटी डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड जनरेशन एज इन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. तो जनरेटिविटी का मतलब क्या हो गया कि जनरेशन से जुड़ा हुआ. तो जनरेशन में क्या है, जो पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है, ये सब किस में आ गए, जनरेशन के अंदर आ गए. इट इज़ द कंसर्न ऑफ गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन. और इस जो स्टेज का जो कंसर्न है वो क्या है कि आप नेक्स्ट जनरेशन को किस तरीके से गाइड करते हैं. ड्यूरिंग मिडिल एज द प्राइमरी डेवलपमेंटल टास्क इज वन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड हेल्पिंग टू गाइड फ्यूचर जनरेशंस. तो ड्यूरिंग मिडिल एज क्या रहता है, जो प्राइमरी डेवलपमेंटल टास्क रहता है वो क्या है कि आप सोसाइटी को किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, किस तरीके से सोसाइटी में आप मिलकर रह रहे हो और दूसरों को फ्यूचर के लिए जो किस तरीके से गाइड कर रहे हो. अभी दूसरों में क्या आ गया, नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को हो गया, क्योंकि जो आपके साथ के लोग होंगे वो तो ऑलरेडी वर्किंग है, तो आप किसको गाइड कर सकते हो, आप फ्यूचर जनरेशन को गाइड कर सकते हो कि जो हमने किया उसको आप कर सकते हो, जो हमने गलत किया उसको आपको नहीं करना. इस तरीके से आप क्या है, गाइड कर सकते हो. ड्यूरिंग अडल्टहुड वी कंटिन्यू टू बिल्ड आवर लाइफ फोकसिंग ऑन आवर करियर एंड फैमिली. तो जब एडल्टहुड में इंसान आ जाता है तो वो क्या है, अपनी लाइफ को जीता है, अपने जो सारे कोर्स हैं वो पूरे करता है, वो काम या ऑफिस जाता है, घर की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करता है, अपने करियर और फैमिली दोनों पे फोकस करके इंसान चलता है. नेक्स्ट है इसके अंदर, दोज हु आर सक्सेसफुल ड्यूरिंग दिस फेज विल फील दैट दे आर contributing to the world by being active in their home and community. और जो इस स्टेज को सक्सेसफुली पार कर लेते हैं तो उनके अंदर क्या है, एक कॉन्फिडेंस आता है, उनको फील होता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो अपनी फैमिली और कम्युनिटी दोनों के लिए एक्टिव है, यानी कि वो अपने ऑफिस में भी अच्छा कर रहे हैं, वो अपने घर पे भी अच्छा कर रहे हैं. उन्होंने ऑफिस में भी अपना काम अच्छे से किया, अपने घर में भी वो बीवी बच्चों को अच्छे से संभाल रहे हैं, या वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को अच्छे से संभाल रही है, अपने घर को अच्छे से संभाल रही है. नेक्स्ट है, दोज हु फेल टू अटेन दिस स्किल विल फील अनप्रोडक्टिव एंड अनइन्वॉल्व इन द वर्ल्ड. और जो इस स्टेज में फेल होते हैं उनको कैसा फील होता है, अनप्रोडक्टिव फील होता है, अनइन्वॉल्व फील होता है, कि यानी कि वो दुनिया में कुछ नहीं कर रहे हैं, उनसे उनके द्वारा कुछ प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं रही है. ठीक है ना, वो अपना उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं, ये काम हो रहा है. अकेला इंसान का जो इस स्टेज में नहीं है. और इसका जो बेसिक वर्च्यू क्या होता है, केयर, जिसको हम बोलते हैं देखभाल, दूसरों का ध्यान रखना,
ये इसका बुनियादी गुण है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेज 8 और ये हमारी लास्ट स्टेज है। तो ये स्टेज है हमारी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ईमानदारी बनाम निराशा, संपूर्णता बनाम निराशा। तो ये हमारी स्टेज रहती है। इसमें इसकी जो एज टाइम पीरियड रहता है वो रहता है ओल्डर अडल्टहुड फ्रॉम 65 टू डेथ। तो यानी कि 40 जो 65 साल से और हमारी जब तक डेथ नहीं होती तब तक का टाइम हमारा इसमें माना गया है ओल्डर अडल्टहुड के अंदर। It is the last stage of Erikson's psychosocial development which is a stage of maturity। और ये क्या है, एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसकी लास्ट स्टेज मानी जाती है, जो कि स्टेज क्या है, मैच्योरिटी की स्टेज हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें क्या है इंसान पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका है, हर एक एक्सपीरियंस उसने ले लिया है। इट इंक्लूड्स द एज स्पैन फ्रॉम 65 ईयर्स टिल डेथ। इसमें जो टाइम स्पैन रहता है, टाइम पीरियड रहता है वो 65 ईयर्स से लेकर डेथ तक का रहता है। इन एवरी कल्चर इट हैज़ बिन रेफर्ड एज ओल्ड एज। और हर एक कल्चर, हर एक संस्कृति में इसको ओल्ड एज माना जाता है, वृद्धावस्था इसे माना जाता है। द फाइनल साइकोसोशल स्टेज अकर्स ड्यूरिंग ओल्ड एज एंड इज फोकस्ड ऑन रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन लाइफ। और ये जो है ये ओल्ड एज सबसे फाइनल स्टेज है हमारी, और ये किस पे फोकस करती है, रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन लाइफ, कि आपने जो पूरी ज़िंदगी में क्या किया उसको रिफ्लेक्ट करती है ये। द फाइनल डेवलपमेंटल टास्क इज रेट्रोस्पेक्शन। जो फाइनल डेवलपमेंटल टास्क इसके अंदर है क्या है, रेट्रोस्पेक्शन है। और रेट्रोस्पेक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। एट दिस पॉइंट इन डेवलपमेंट पीपल लुक बैक ऑन द इवेंट्स ऑफ देयर लाइव्स एंड डिटरमाइन इफ they are happy with the life that they lived or if they regret the things they did or didn't do। तो इसमें क्या है, जो लोग हैं इस पॉइंट पे, जो विकास की ये अवस्था है, इसमें क्या है, पीछे मुड़ के, जैसे एक कहते हैं ना कि देखना, तो एक इंसान अपने लाइफ में पीछे मुड़ के देखता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी हैं, और जो भी चीज़ें उसने करी हैं वो उससे खुश है, वो अपनी लाइफ को अच्छे से जिया है उसने, और सारी अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी की हैं, अपनी ज़िंदगी को उसने खुशहाल तरीके से जिया है। और अगर ऐसा उसने नहीं किया है तो उसको क्या होगा, रिग्रेट होगा कि कहीं ना कहीं मैंने कोई चीज़ गलत कर दी और मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, या मुझे वापस जाना चाहिए। तो ये जो अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है, जिसमें कि हम क्या है कि मुड़ के देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। और ये हमारी लास्ट स्टेज होती है। इंटीग्रिटी देखिए इसमें दिया गया है, इंटीग्रिटी मीन्स फीलिंग एट पीस विद वंस एंड द वर्ल्ड, नो रिग्रेट। यानी जो इंटीग्रिटी की हम बात करते हैं तो इंटीग्रिटी का मतलब हो गया कि आप क्या है, आप शांति से जी रहे हो, आपने खुद को और इस दुनिया को एक्सेप्ट किया है और सबके साथ आप शांति से, आपके अंदर कोई रिग्रेट की भावना नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। डिस्पेयर रिप्रेजेंट द अपोजिट डिस्पोजिशन। और जब हम डिस्पेयर की बात करते हैं तो ये क्या है, इंटीग्रिटी का अपोजिट हमें दिखाता है, फीलिंग ऑफ वेस्टेड अपॉर्चुनिटीज, रिग्रेट्स, विशिंग टू टर्न बैक द क्लॉक एंड हैज़ अ साउंड सेकेंड चांस। तो इसमें क्या है कि इसमें फीलिंग आती है कि आपने जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली, आपने उसको क्या है वेस्ट कर दिया। आपको क्या है, आपको लगता है कि अब मैं लाइफ में शायद मैं वापस चला जाऊं, टाइम को पीछे कर दूं, मैं कुछ चेंजेस कर दूं। तो इस तरीके की सोच आपके अंदर आने लगती है, इस तरह की भावना आने लगती है अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं इस स्टेज के अंदर। तो नेक्स्ट है, एरिक्सन्स थ्योरी डिफर्ड फ्रॉम मैनी अदर्स बिकॉज इट एड्रेस्ड डेवलपमेंट थ्रू आउट द एंटायर लाइफ स्पैन इंक्लूडिंग ओल्ड एज। तो एरिक्सन की जो थ्योरी है ये क्या है, सबसे अलग मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या है, पूरा लाइफ स्पैन दिखाया गया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ओल्ड एज तक, कि क्या क्या इसमें चेंजेस आते हैं, इंसान किस तरीके से अपनी सोच को रखता है। ओल्डर एडल्ट्स नीड टू लुक बैक ऑन लाइफ एंड फील अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको क्या है, उनको अपनी लाइफ में पीछे वो देखते हैं, देखने की हर कोई देखता है, ज़रूरत होती है कि उन्होंने अब तक क्या किया है और उनको कैसी फीलिंग आनी चाहिए जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। फुलफिलमेंट की फीलिंग आनी चाहिए, कि वो एक संपूर्णता जिसको हम बोलते हैं ना, कि सारी चीज़ें कर ली, सब कुछ पा लिया, तो वो चीज़ आनी चाहिए। तो सक्सेस एट दिस स्टेज लीड्स टू फीलिंग ऑफ विजडम वाइल फेलियर रिजल्ट्स इन रिग्रेट, बिटरनेस एंड डिस्पेयर। और अगर आप इंसान अगर सक्सेसफुल होता है इस स्टेज में तो उसको क्या मिलता है, उसको विजडम मिलती है। विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता है उसके अंदर, कि उसको लगता है मैंने हाँ बुद्धिमानी से अपने लाइफ को अच्छे से जिया है। और अगर उसको फेलियर मिलता है तो फेलियर से उसको रिग्रेट होता है, बिटरनेस और डिस्पेयर उनके अंदर होता है, यानी उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी खलती रहती है कि मैंने ये चीज़ कर दी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे टाइम में वापस जाना है, मुझे टाइम चेंज करना है, उनके मन में कड़वाहट बनी रहती है।
और इसका जो बेसिक वर्च्यू है, बुनियादी गुण है, वो क्या है? विजडम है, जिसको हम बोलते हैं बुद्धि, बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी। तो ये हमने एरिक्सन की थ्योरी की स्टेजेस पढ़ी थी। तो स्टेजेस ऑफ एरिक्सन थ्योरी साइको सोशल डेवलपमेंट, ये सारी स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं जो हमने पूरी डिटेल में पढ़ी हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और ये सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, सभी के लिए, चाहे वो कोई भी कोर्स क्यों ना कर रहे हो। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। और इसका जो एरिक्सन का इंट्रोडक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी इसमें। और जो इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स होंगे, ठीक है ना, तो वो भी हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पर मेरिट्स और डिमेरिट्स पे शेयर करूँगी, ठीक है ना। तो वो हम देखेंगे। जब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए। और जो आपका नाइट जो लाइव सेशन में लेती हूँ, लाइव सेशन 10 PM पे होता है, उसको आप अटेंड कीजिए। अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।